सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपके सामने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हाजिर हूँ। आज हम क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि आज हमारी चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुनरावलोकन कि हमने इस पाठ के पार्ट 1 और 2 में क्या क्या अध्ययन किया है, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय और उसमें भी मुख्य रूप से ब्यूटेन पर हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन का जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है उसके अंतर्गत विषम परमाणु तथा प्रकार्यात्मक समूह क्या क्या होते हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात समजातीय श्रेणी जिसके अंतर्गत एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन के विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या होती हैं। और उसके साथ साथ ही समजातीय यौगिकों के गुणधर्मों के विषय के बारे में भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और अंत में बच्चों कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, किस तरीके से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं उसके विषय में और उनके कुछ रासायनिक गुणधर्मों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इससे पहले वाले पाठ में आपने कार्बन के विषय में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं, बहुत सी चीज़ें आप जान चुके हैं। कार्बन जिसका कि परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसके बाह्यतम कोश में आप सभी लोग जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। पिछले जो भाग हैं उसमें आपने पढ़ा था कि कार्बन अधातु है, अर्थात वो अधातुओं के सारे गुणधर्म प्रदर्शित करता है, सारे गुणधर्म वो दिखाता है अधातुओं के। और उसके साथ साथ बच्चों आपने देखा था कि जो कार्बन है वो आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त और 14वें समूह का सदस्य है। इसके साथ साथ आपने इससे पिछले वाले भाग में कार्बन में जो सहसंयोजी आबंध बनते हैं, किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनते हैं उसके विषय में अध्ययन किया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, इन सब अणुओं के बनने का किस प्रकार से बनते हैं उसके विषय में आपने अध्ययन किया। और आपने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन का अध्ययन किया। इसके साथ साथ बच्चों आपने कार्बन की जो वर्सेटाइल जो नेचर है, सर्वोत्मुखी प्रकृति है, उसके अंतर्गत श्रृंखलन क्या होता है और कार्बन की चतुसंयोजकता के विषय में भी विस्तृत अध्ययन किया। और उसके बाद आपने कार्बन के अपर रूप, 2 प्रकार के कार्बन के अपर रूपों के बारे में आपने पढ़ा, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। और क्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि हीरा और ग्रेफाइट, और अक्रिस्टलीय अपर रूप में आपने देखा काजल, कोयला, ये सारे अक्रिस्टलीय हमारे कार्बन के अपर रूप हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं कि श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय क्या होती हैं। और आज मुख्यतः हमें करनी है ब्यूटेन पे चर्चा, क्योंकि इससे पहले पिछले वाले भाग में आप कार्बन की जो श्रृंखलाएं होती हैं, सीधी जो कार्बन का जो कंकाल होता है किस प्रकार से बनता है, और उसमें जब हम किसी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ते हैं तो किस प्रकार की संरचना बनती है, उन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मतलब श्रृंखलाओं से आप भली भांति परिचित हैं कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो किस प्रकार से एक सीधी श्रृंखला बनाती है। तो अगर हम ब्यूटेन की बात करें यहाँ पे, तो ब्यूटेन का मतलब जब कार्बन के कितने परमाणु हों, 4 परमाणु हों।
पहले को आपने पिछले भाग में आप पढ़ चुके हैं कि अगर एक कार्बन का परमाणु होगा तो उसे कहेंगे मेथ, 2 कार्बन के परमाणु होंगे तो एथ, 3 होंगे तो प्रोप और 4 अगर होंगे तो उसे ब्यूट कहते हैं। और जब एल्केन की बात करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है जब कार्बन के 4 परमाणु होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। तो जब कार्बन के 4 परमाणु होंगे तो आप देख रहे हैं कि कार्बन के 4 परमाणु को इस तरीके से हम एक सीधी श्रृंखला के रूप में कार्बन के कंकाल को लिख सकते हैं। कार्बन के 4 परमाणु सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ब्यूटेन की संरचना को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और उसके पश्चात ये जो हमारा कार्बन है उसकी शाखाएं निकल गई हैं। जैसे आप देखते हैं पेड़ों में शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से इस कार्बन की भी 2 शाखाएं यहाँ पे खुल गई हैं और वहाँ पे पुनः कार्बन ये जुड़ गया है। तो कार्बन के यहाँ पे भी 4 परमाणु हैं और इस सीधी श्रृंखला में भी कार्बन के 4 ही परमाणु हैं। आप जानते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो अगर हम इस जगह पे जहाँ अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 3 संयोजकताएं इसकी अभी संतुष्ट होनी बाकी हैं क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना है। इस कार्बन पे 2 संयोजकताएं संतुष्ट होनी बाकी है क्योंकि यहाँ पे ये 2 सिंगल बॉन्ड हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे और इस कार्बन पे लास्ट वाले पे 3 संयोजकताओं को संतुष्ट होना बाकी है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इन संयोजकताओं को संतुष्ट करें और प्रत्येक जगह पे हाइड्रोजन को जोड़ दें तो आप देखिए किस प्रकार की संरचना यहाँ पे बनती है। ये संरचना यहाँ पे बनी। आप देख रहे हैं C कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन को अगर आप गिनेंगे तो आप देख रहे हैं 4 4 8 और 2 10। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया C4H10 ब्यूटेन। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी कितनी संयोजकताएं बाकी हैं, 3 संयोजकताएं भी संतुष्ट नहीं हैं। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 संयोजकताएं संतुष्ट हैं, मतलब कि 1 संयोजकता भी बाकी है। इस कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 संयोजकताएं बाकी हैं और यहाँ पे भी 3 संयोजकताएं बाकी हैं। इन सभी जगहों पे अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दें तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें C कितने होंगे, 4 ही होंगे और अगर H हाइड्रोजन को गिने तो हाइड्रोजन को 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे 10 होंगे। इन दोनों ही आप संरचनाओं की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इन दोनों ही संरचनाओं का जो सूत्र है वो क्या है, C4H10 मतलब ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन दोनों की जो संरचनाएं हैं आप देख रहे हैं ब्यूटेन की जो संरचना है वो कैसी है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के ये जो यौगिक हैं इन्हें हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समावयन। संरचनात्मक समावयन। तो ऐसे यौगिक जिनकी सूत्र एक ही हों परंतु संरचनाएं अलग अलग हों तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयन कहते हैं। इसके अलावा बच्चों जो कार्बन है, आपने देखा श्रृंखलाओं के बारे में आप जान चुके हैं, ये कार्बन की ये शाखाएं हो गई। इसके अलावा जो कार्बन है कुछ यौगिकों में वलय के रूप में भी पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखें, C6H12 जिसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अगर हम साइक्लोहेक्सेन अगर हम इसकी संरचना को बनाएं तो C6 कार्बन के 6 परमाणु किस प्रकार से होते हैं, C6 इस तरीके से 2 3 4 5 और ये देखिए 6, मतलब कि कार्बन के जो सभी 6 परमाणु हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं वलय के रूप में जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इनकी कार्बन की असंतुष्ट संयोजकताओं को संतुष्ट करें तो आप देख रहे हैं कि इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2,
क्योंकि 2 बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 2 और। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 और जुड़ेंगे। यहाँ पे कितने जुड़ेंगे, 2 और जुड़ेंगे। उसी प्रकार से आप नीचे देखिए, यहाँ पे भी 2 जुड़ेंगे और यहाँ पे भी 2, और ये जो कार्बन है यहाँ पे भी 2-2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। आप देखते हैं कि कार्बन की सारी जो संयोजकताएं हैं सारे कार्बन की वो क्या हो गई हैं, संतुष्ट हो गई हैं। किसी भी कार्बन को आप देखें, ये कार्बन है तो 1 2 3 4, इसका मतलब 4 संयोजकता होती, चारों संतुष्ट है। इस कार्बन की भी आप देख रहे हैं चारों संयोजकताएं, सारे कार्बन की चारों संयोजकताएं मतलब सभी संयोजकताएं संतुष्ट हो गई हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो वलय के रूप में भी अन्य यौगिकों में उपस्थित रहता है। और एक एग्जाम्पल आपने देखा किसका, साइक्लोहेक्सेन का। तो कार्बन श्रृंखलाओं, शाखाओं और इसके साथ साथ वलय के रूप में भी यौगिकों में उपस्थित होता है। आगे चलते हैं बच्चों। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों के बारे में अभी तक आपने जानकारी ली है। इसके साथ ही साथ जो कार्बन होता है वो अन्य तत्वों के साथ, जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी जुड़कर आबंध बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही कार्बन जुड़ता है और उसके साथ जो है आबंध बनाता है। ये हैलोजन के साथ मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इन सब के साथ जुड़कर आबंध बनाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारे जितने तत्व या परमाणु जो भी हैं ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में किस तरीके से जुड़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया C2H6, ये क्या है बच्चों, आप पीछे पढ़ चुके हैं, एथेन। C2H6 एथेन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके का होगा, C2 और H6 हाइड्रोजन के 6 परमाणु इस तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं विषम परमाणुओं की। तो विषम परमाणु क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो ये जो हमारा एथेन है, इसमें आप देख रहे हैं C2H6 ये है। अगर हम किसी विषम परमाणु को, कोई विषम परमाणु यहाँ पे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा, पहले हाइड्रोजन किसी भी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसमें से किसी भी हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो प्रतिस्थापित करेगा। मान लिया कि इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, -H मतलब हटा दिया गया। तो ये क्या बनेगा, आप देख रहे हैं C2 और H के कितने हैं यहाँ पे 5, मतलब C2H5 हाइड्रोकार्बन मूलक बन गया। और यहाँ पे अगर हम क्लोरीन को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा C2H5Cl, C2H5Cl, Cl क्लोरो, और ये हो गया एथेन, क्लोरो एथेन। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब कोई भी नया तत्व या परमाणु उसमें जुड़ता है तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को एक एक करके प्रतिस्थापित करेगा और उसके स्थान पे नया क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर नाइट्रोजन या फिर जो भी ये सब आप देख रहे हैं ये वहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक नया आप देख रहे हैं यौगिक बन रहा है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्लोरो एथेन। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, विषम परमाणु। और अगर हम समूह की बात करें तो यहाँ पे कौन सा समूह है, Cl समूह, प्रकार्यात्मक समूह Cl है। ठीक है, तो विषम परमाणु कौन कौन से होते हैं आपने देखा। तो सबसे पहले विषम परमाणु एक बार फिर से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्लोरीन विषम परमाणु हो गया। अब जो विषम परमाणु हैं वो कुछ प्रकार्यात्मक समूह के रूप में भी पाए जाते हैं, मतलब प्रकार्यात्मक समूह में भी विषम परमाणु पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किन किन समूह में कौन कौन से विषम परमाणु पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ये हमारा क्या है, विषम परमाणु है। क्लोरो या फिर ब्रोमो, हम उनके जब हम यौगिक का नाम लिखते हैं तो उसमें क्लोरो या ब्रोमो लगाते हैं। और ये जो प्रकार्यात्मक समूह है वो क्या है,
Cl, क्लोरीन का Cl और ब्रोमीन का Br, ये हमारा प्रक्रियात्मक समूह है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर हम यहाँ पे क्लोरीन, जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा था, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे Br, ब्रोमीन को जोड़ें तो CH3Br एक हमारा एग्जाम्पल हो गया और C2H5Cl ये भी हमारा एक उदाहरण हो गया। दूसरा जो विषम परमाणु है ऑक्सीजन, ये किन किन प्रक्रियात्मक समूह में उपस्थित रहते हैं। आप देख रहे हैं एल्कोहल में ऑक्सीजन जो है वो विषम परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है और एल्कोहल समूह का जो सूत्र होता है वो होता है OH। उसी तरीके से ये जो एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह का सूत्र होता है CHO। कीटोन समूह का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O और इधर आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन की जो शाखाएं हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, जो संयोजकताएं हैं वो खुली हुई हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। और इनके अगर हम उदाहरण की बात करें तो अल्कोहल समूह का उदाहरण हो जाएगा CH3OH या फिर C2H5OH। अगर एल्डिहाइड समूह की बात करें तो आप देख रहे हैं, देखिए एल्डिहाइड समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3CHO। कीटोन समूह की अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। आपको ध्यान रखना है कि कीटोन समूह में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और इधर ये खुली रहेंगी इसकी श्रृंखलाएं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप उदाहरण देख रहे हैं CH3COOH। तो विषम परमाणु वे परमाणु जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, वे विषम परमाणु। और विषम परमाणुओं में आपने देखा कि किन किन प्रक्रियात्मक समूह में वे उपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं समजातीय श्रेणी की। आपने इससे पिछले वाले भाग में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के विषय में पढ़ा है। अगर हम बात करें एल्केन की तो एल्केन श्रेणी का जो पहला सदस्य CH4 मेथेन, दूसरा सदस्य C2H6, तीसरा जो सदस्य है वो होगा C3H8 और चौथा जो सदस्य हो जाएगा C4H10। इस तरीके से एल्केन समूह के सदस्यों को हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप बच्चों एल्कीन और एल्काइन समूह के सदस्यों को भी यहाँ पे लिख के उसके बाद आप समझ सकते हैं। अगर हम इसमें से कोई प्रक्रियात्मक समूह उसमें लगाएं, मतलब कि कोई विषम परमाणु जोड़ें, तो यहाँ पे क्या होगा, CH4 में अगर हम एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह को इसमें अगर हम जोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा CH3OH। अगर हम यहाँ पे OH समूह लगाना चाहें तो ये हो जाएगा C2H5OH। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाएगा तभी तो प्रक्रियात्मक समूह वहाँ पे लग पाएगा। तो CH4 हाइड्रोजन के 4 परमाणु थे, एक हाइड्रोजन को हटाया और OH लग गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन को हटाया और OH लग गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देखेंगे तो C3H7OH और यहाँ पे आप देखें तो ये आ जाएगा C4H9OH। तो आप ये देख रहे हैं कि जब कोई प्रक्रियात्मक समूह किसी एक ही सीरीज को के हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाता है और वहाँ पे लग जाता है, तो ये जो हमारी नई सीरीज ये प्राप्त हुई है, इस नई सीरीज की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं सब में एक ही प्रक्रियात्मक समूह है। और उसके साथ साथ पहले CH3 और C2H5 को अगर हम देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप देखेंगे CH2 का डिफरेंस इसमें भी आ रहा है और इनमें भी CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो समजातीय श्रेणी क्या है बच्चों? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। आप देख रहे हैं एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो ये जो श्रेणी हो गई, ये कौन सी श्रेणी हो गई? समजातीय श्रेणी हो गई। जैसे उदाहरण CH3OH आप देख रहे हैं वहाँ पे, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH, ये सब हमारे क्या हैं? समजातीय श्रेणी हैं। अगर हम बात करें मेथेन CH4
C2H6, इसमें कितने का डिफरेंस है? CH2 इकाई का अंतर है। उसी प्रकार से इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी CH2 इकाई का ही अंतर है। मतलब अगर हम एक से दूसरे सदस्य में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके द्रव्यमान में CH2 का डिफरेंस, मतलब CH2 का मतलब हुआ कार्बन का 12 मास नंबर और हाइड्रोजन का 1, और चूंकि 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12 + 2, इसका मतलब ये हो गया 14। मतलब 14 यूनिट द्रव्यमान का डिफरेंस एक सदस्य के बाद दूसरे सदस्य में होगा। आगे चलते हैं, समजातीय यौगिकों के गुणधर्मों के विषय में देखें तो समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। अभी आपने देखा कि एक सदस्य से जब दूसरे सदस्य में जाते हैं आगे वाले में, तो आणविक जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 14 यूनिट बढ़ जाता है। तो आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। और दूसरी चीज़, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। अगर तीसरी चीज़ अगर हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि समजातीय यौगिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ये थे समजातीय यौगिकों की कुछ गुणधर्म। आगे देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं इसको जानना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कुछ स्टेप्स में, ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के द्वारा हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में आप देख रहे हैं निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है? देखिए, यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले क्या देखेंगे, कोई भी अगर हमारा यौगिक दिया हुआ है तो उसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, कितनी कार्बन परमाणुओं की संख्या है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें C3H8, तो आप देख रहे हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है? कार्बन परमाणुओं की संख्या देखनी है कितनी है। जैसे C3H8 3 हो गई। उसके बाद प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। पूर्वलग्न का मतलब पहले हुआ, मतलब नाम से पहले ही उसको लिखेंगे, और अनुलग्न का मतलब होता है नाम के बाद में उसको लिखा जाएगा। जैसे अगर कोई प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पे जोड़ दें C3H7OH, तो हम क्या करेंगे, प्रक्रियात्मक जो समूह है उसके द्वारा पूर्वलग्न मतलब नाम के पहले या तो उसको जोड़ेंगे और या फिर नाम के बाद में उस प्रक्रियात्मक समूह के उसको जोड़ा जाएगा, यौगिक के नाम के पहले या बाद में जोड़ा जाएगा। तीसरा, यदि प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना है, तो यदि प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न का नाम स्वर A-E-I-O-U से प्रारंभ होता है, A-E-I-O-U ये आपके वॉवेल्स हैं, इनसे प्रारंभ होता है, तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाते हैं। मतलब जैसे अगर C3 की अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ, प्रोपेन। C3H8 क्या हो गया आपका, प्रोपेन। अब हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, OH का मतलब एल्कोहल, ऑल ग्रुप लगेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे OL ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि अनुलग्न नाम स्वर A-E-I-O से प्रारंभ होता है। आप देख रहे हैं A-E-I-O-U से प्रारंभ हो रहा है, तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें अनुलग्न लगाते हैं। तो कार्बन श्रृंखला के नाम का अंत का ई क्या है, ये देख रहे हैं आप, ई हटाएंगे और लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन, PROPAN, ई नहीं लिखा जाएगा, OL एक साथ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इसका मतलब C3H7 का नामकरण क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद संतृप्त
कार्बन श्रृंखला अगर सिंगल बॉन्ड है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला का मतलब ही सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसमें एन लगाते हैं। जैसे प्रोपेन, आपने ऊपर लिखा था प्रोपेन, अगर डबल होगा बॉन्ड तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। और असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होगा मतलब द्विबंध होगा तो इन लगाएंगे, और अगर त्रिबंध होगा तो आइन लगाएंगे। इसके बारे में आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। सिंगल बॉन्ड में एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड में इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगाएंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से यौगिक हैं, और उन यौगिकों के नामकरण में उन यौगिकों के नाम को किस प्रकार से हम अपनी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसके नाम के पहले या फिर बाद में किस प्रकार से उसको लगाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं यौगिकों के नाम लिखे हुए हैं, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन और एल्काइन। इन सब के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल OH होता है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन और एल्काइन, इन सब के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगर हेलो एल्केन होगा तो पूर्व लग्न लगेगा। पूर्व मतलब हमारा जो यौगिक का नाम होगा उससे पहले ही उसका नाम लगाया जाएगा। जैसे क्लोरो अगर है मतलब क्लोरीन है तो क्लोरो लगेगा, अगर ब्रोमीन है तो क्या लगेगा, ब्रोमो लगेगा, और वो पूर्व लग्न होगा मतलब हमारे यौगिक के नाम से पहले होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, कार्बन, अगर हम इसको देखें उदाहरण को, तो कार्बन की यहाँ पे कितनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या आप देख रहे हैं 1 2 3, कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे Cl लगा हुआ है मतलब क्लोरीन लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, उसको हम पहले, उसका नाम पहले लिखेंगे, हमारा जो यौगिक का नाम होगा उससे पहले। तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन अगर लगा है तो उसको क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरो लिखेंगे, और 3 कार्बन परमाणु हैं तो वो हो जाएगा प्रोपेन, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए वो प्रोपेन होगा, तो इसका नामकरण हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। उसी तरीके से अगर एल्कोहल ग्रुप है मतलब तो वहाँ पे अनुलग्न लगेगा ऑल। अनुलग्न का मतलब हमारे यौगिक के नाम के बाद लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखें, ये है कार्बन परमाणुओं की संख्या, आप देख रहे हैं सभी में सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है। कार्बन परमाणुओं की संख्या है 1 2 3, तो 3 का मतलब हो गया प्रोपेन। अब यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और OH का मतलब ऑल बाद में लगेगा, मतलब ये हो गया पहले तो प्रोपेन और जुड़ेगा OL, और जब जुड़ेगा तो लास्ट का E हटेगा और ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल NOL, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनॉल। उसी तरीके से एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, अल, ये एल्डिहाइड समूह है CHO, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। उसी तरीके से अगर कीटोन ग्रुप है तो ओन लगेगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए क्या है, कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनोन। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, और उसका लगेगा ओइक अम्ल, ओइक एसिड। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या देखिए कितनी है, 3 है, और ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनाइक अम्ल। लास्ट में एल्कीन अगर है तो अनुलग्न क्या लगता है, ईन लगता है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। और लास्ट में एल्काइन अगर है तो अनुलग्न लगेगा आइन, मतलब एल्काइन में क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एल्कीन में आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है तो प्रोपीन लगेगा, और एल्काइन में क्या लगेगा, आइन लगेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पूर्व लग्न आपके क्या हैं, सिर्फ क्लोरो ब्रोमो ये सब हेलोजन जो होंगी वो पूर्व लग्न लगेंगे, और जितने भी ये सब हैं ये सब क्या होंगे, अनुलग्न होंगे, मतलब यौगिक के नाम के बाद में उसको लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं, और इसके बाद और जो इसके और आगे है उसको हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। और देखते हैं बच्चों कि आज हमारा गृह कार्य क्या है। सबसे पहले आपको C2H5Br इसका नाम बताना है कि इसका क्या नाम है, ये जो हमारा यौगिक लिखा हुआ है इसका क्या नाम है। विषम परमाणु
किसे कहते हैं। अब आपने आज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा कि विषम परमाणु क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, और उसके साथ साथ एल्कीन तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है इसको बताना है। ये पिछले भाग में भी आप पढ़ चुके हैं और आज भी आपने देखा कि एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, उनमें किस प्रकार का संबंध होता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।